26 सितंबर 2022 केरला में 52 ईयर्स की पद्मा एलेंतूर केरला में रहती थी। वो यहाँ लॉटरी टिकट बेचकर और भी थोड़ा बहुत छोटी मोटी काम करके अपना गुजारा करती थी। और उनके एक बेटी थी। उनकी बेटी यूपी में एक स्कूल टीचर थी, तो दूर होने की वजह से वो रोज़ उनसे फ़ोन पे बात करती थी। पद्मा जी की सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। वो बहुत ही सिंपल थे, पैसे की थोड़ा बहुत कमी थी और उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट वो जिनसे भी मिलती थी वो उनसे काफ़ी अच्छे से और सिंपली बात करती। 26 सितंबर अचानक पद्मा जी गायब हो गए। 3 दिन बीत चुका था और किसी ने कुछ रिपोर्ट नहीं की। वो रेगुलरली अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करती थी। अब 29 सितंबर पद्मा जी की बेटी ने केरला की लोकल पुलिस को कॉल लगाया एंड उनकी माँ की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। और पुलिस ने ज़्यादा ध्यान नहीं दी, मानो एक कान से सुना और दूसरे कान से इस बात को बाहर निकाल दिया और उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। कुछ एक्शन ना लेने के लिए पद्मा जी की बेटी परेशानी में एलेंतूर के लिए निकल गई। उनको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हो ना गया मेरी माँ के साथ। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर दिया। पड़ोसी ने कहा कि उन्होंने लास्ट टाइम उनको कैंप जाते हुए देखा था और ये सब चीज़ें पद्मा जी की डेली रूटीन था। तो पद्मा जी की बेटी को ऐसा कुछ नया नहीं लगा, उन्हें यह बात नॉर्मल लगा। तो बहुत ही ढूंढने के बाद जब कुछ भी क्लू नहीं मिलता तो पद्मा जी की बेटी दोबारा से लोकल पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने वहाँ पे अपनी माँ की लापता होने की एक दूसरा रिपोर्ट लिखवाई। और इस रिपोर्ट में पुलिस पद्मा जी को ढूंढने लगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पहले पुलिस ने पद्मा जी की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की, लेकिन यहाँ पर सब कुछ भी नॉर्मल रही। लेकिन जो आखिरी कॉल पद्मा जी ने की थी वो था शाफी रशीद का। ये शाफी एक रेस्टोरेंट चलाता था जिसकी पद्मा जी एक रेगुलर कस्टमर थी। वो बाहर काम के लिए जाते थे और शाफी के रेस्टोरेंट में कुछ खाते थे। उनकी पहले बातें होती थी शाफी से और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग उनके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं था। तो पुलिस ने शाफी को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। असल में पुलिस यहाँ पर शाफी को अरेस्ट करने नहीं आई थी। और जब पुलिस वाले ने रेस्टोरेंट का अप्रोच कर रहे थे तो शाफी ने बिना कुछ जाने समझे वहाँ से भागने की कोशिश करी, जिसकी वजह से पुलिस को डाउट होने लगा कि कुछ तो है। पुलिस ने कुछ भी सवाल नहीं किया यहाँ पर अभी तक, फिर भी वो भाग जाने की कोशिश करी। और जब सवाल करी गई वो सिर्फ एक वर्ड में एक आंसर देता है और बाकी सब सवालों में वो बिल्कुल चुप था, कुछ भी जवाब नहीं देता, बिल्कुल ही शांत बैठा था, जैसे कि मानो उसे कुछ बोलना ही नहीं आता। और अब यहाँ पर पुलिस भी सीरियस हो गई और कड़ी पूछताछ के बाद शाफी ने एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो पद्मा जी को जानता है। और वो शाफी और एक औरत का नाम लेता है यहाँ पर और वो है रोजलिन। जब पुलिस ने पद्मा जी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो यहाँ पर रोजलिन का नाम बाहर आता है। उनकी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी और वो 3 महीने पहले 6 जून से मिसिंग थी। पुलिस रोजलिन के घर पे गई और वहाँ पर भी कोई नहीं था। और जो पड़ोसी है उनको यह लगा कि ये रोजलिन ने यह जगह छोड़ दी है और किसी दूसरा स्टेट पर या फिर किसी दूसरे नया जगह पर यह रोजलिन शिफ्ट हो गई है। पड़ोसियों को ऐसा लगा। यह रोजलिन भी पद्मा जी की तरह लॉटरी टिकट बेचती थी एंड वह भी रेगुलर बेसिस पे शाफी की दुकान पर जाया करती थी, कस्टमर थी उस रेस्टोरेंट की। पुलिस को लगा कुछ तो बात है जो शाफी अंदर अंदर छुपा रहा है। तो शाफी को बिठा के जब ठीक से पूछताछ की जाती है और ये पूछताछ 2 दिन तक चलता है, जिसके बाद शाफी की मुंह से ये पूरी कहानी सामने आता है। तो एलेंतूर गांव में जहाँ पद्मा जी और ये शाफी रोजलिन तीनों रहते थे, वहाँ एक फेमस डॉक्टर कपूर रहते थे, बागबोल सिंह एंड उसके बीवी लायला सिंह। तो ये दोनों ही अपने एरिया में और सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और कई लोग उनसे मिलने आते थे। बागबोल सिंह का एक फेसबुक पेज भी था जो खुद हैंडल करते थे एंड यही फेसबुक पर एक मैसेज आता है श्रीदेवी नाम के लेडी से। श्रीदेवी बागबोल सिंह से फेसबुक पर बात करी तो उन्हें पता चला कि बागबोल सिंह और उनकी बीवी लायला काफ़ी परेशानी में है। उनका समाज पर नाम तो है और कोविड के बाद उनका बिजनेस उतना चल नहीं रहा था एंड इसी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे की कमी थी। तो श्रीदेवी ने बागबोल सिंह जो कि एक डॉक्टर, उनसे कहा कि मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ इसके लिए पहले हमें एक मीटिंग फिक्स करना पड़ेगा। एंड दोनों डिसाइड करते हैं मिलने की। और मिलने पर डॉक्टर को पता चला कि श्रीदेवी कोई लड़की नहीं बल्कि खुद शाफी रशीदी था। शाफी ने बागबोल जी को दिलासा दिया कि वो बागबोल जैसे कई लोगों को इससे पहले इस हाल से निकाल चुका है। पर यह खुशी पाने के लिए, तरक्की और पैसा पाने के लिए जो भी शाफी को है उनको मानना पड़ेगा। और ये था एक ब्लैक मैजिक। और ये बागबोल सिंह और लायला सिंह ये दोनों MBBS डॉक्टर्स होकर भी शाफी की बातों में आ गए। उसने दोनों डॉक्टर्स को कहा वो काला जादू करता है एंड इन दोनों के ऊपर किसी ने काला छाया डाला है एंड ये इतना खतरनाक है कि इसको उतारने के लिए बागबोल और लायला सिंह को
एक औरत की बोली चढ़ानी होगी और उसके मांस को भी खाना होगा। और ये दोनों डॉक्टर्स इस बात पर बिना कुछ सोचे समझे एग्री कर लेते हैं। आप बाकबोल सिंह सोचता है किसकी बोली चढ़ाएगा वो, ऐसे किसी आदमी को जानता भी नहीं था, और अगर जानता भी है तो वो एक औरत को नहीं मार सकता। तो शाफी ने बाकबोल सिंह और लैला सिंह से पैसे लेते हुए कहा कि वो सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर देगा। 6 जून को शाफी रुजलिन को लेकर बाकबोल सिंह के घर आया। शाफी ने रुजली से कहा कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा एक एडल्ट वीडियो में काम करने के लिए। एंड 10 लाख रुपए किसी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो रुजलिन ने इस वीडियो में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। उन्हें क्या पता था आगे क्या होने वाला है। अब लैला सिंह ने उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी और अब तक यहाँ पर रुजलिन को लग रहा था ये सब वो फिल्म का एक हिस्सा है। अचानक रुजलिन को सुनाई देती है कि शाफी आपने कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहा है, और फिर रुजलिन कुछ बोल पाए या फिर कुछ कर पाए या फिर कुछ सोच पाए उससे पहले बाकबोल सिंह ने एक शार्प चाकू से पहले रुजलिन की गला काटा और फिर रुजलिन का बॉडी पार्ट्स पर भी चोट पहुंचाई। इसके बाद तीनों मिलके रुजलिन की बॉडी पार्ट्स अपने बैकयार्ड में दफना देते हैं और एक एक मांस का टुकड़ा लेकर खुद भी खा गए। दोनों डॉक्टर्स को लगा यह सब करने के बाद उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उनको लगा हाँ हमने एक बहुत बड़ी गलत काम की है, और एटलीस्ट ये सब करने के बाद उनके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका जो सेविंग था उसमें से एक बड़ा पार्ट शाफी ने इस रिचुअल के लिए ले लिया था, और उनके पास पैसे की कमी होने की वजह से वो अब कर्ज ले रहे थे। सितंबर की शुरुआत में बाकबोल सिंह ने फिर से शाफी को कॉल करा और कहा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो शाफी ने बाकबोल सिंह से कहा कि एक बोली देने से उनके ऊपर का साया नहीं मिटने वाली, तुम दोनों को एक और बोली चढ़ानी पड़ेगी, और एक औरत की। इस बार भी शाफी ने सेम तरीके से अपनी रेस्टोरेंट में पद्मा जी से बात करी, सेम वही अडल्ट फिल्म वाले ऑफर दिया और 10 लाख रुपए की लालच दिया। तो यहाँ पर पद्मा जी भी मान जाते हैं, और सेम रुजलिन की तरह शाफी ने उन्हें सफारी में बिठाकर बाकबोल के घर ले गया। एंड सेम तरीके से तीनों मिलकर पद्मा जी को भी मार दिया और उनके भी मांस के टुकड़ा खाए और बचे हुए बॉडी पार्ट को अपने बैकयार्ड में दबा दिया। शाफी ने यह स्टोरी बताना बंद कर दिया था और पुलिस इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। क्या सोच में एक एजुकेटेड एंड सोशल फेमस कपल ये कर सकते हैं? तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने तुरंत ये दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया, और ये दोनों बिना किसी ज़बरदस्ती से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने रुजलिन और पद्मा जी को मारा था। पुलिस ने जब शाफी की बैकग्राउंड चेक की तो उन्हें पता चला कि शाफी के ऊपर पहले से ही एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी पर रेप करने के भी चार्जेस थे। एंड शाफी पहले से ही ऐसे लोगों को ढूंढता था जो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं या फिर बहुत अकेला रहते हैं। यहाँ पुलिस एक लेडी को ढूंढते ढूंढते 2 मर्डर केस सामने आ जाता है। पद्मा जी की बेटी अगर नहीं होती और ये आके रिपोर्ट नहीं लिखवाती तो क्या पता ये इन्वेस्टिगेशन कभी भी नहीं होते, और इसके साथ ये तीनों ह्यूमन सेक्रीफाइस केसेस खत्म होता है, जो कि था बहुत ही डेंजर और साइकोटाइप। अगर आप इतना तक आ गए तो आप ऐसे केसेस और मिस्ट्री कहानियाँ पॉजिटिव वीडियोस देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो मेरी तरह। इसी टाइप्स के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हो हेलो नुआन जर्नलिस्ट चैनल को। चलो मिलते हैं और एक ऐसा नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए